Hello student, good afternoon. Myself Professor D.N. Pandey, Head of Department of Science। मैं जब सुबह में फिजिक्स का क्लास लिया था तो उस समय बताया था कि केमिस्ट्री का भी क्लास होगा, लेकिन किसी कारणवश अभी केमिस्ट्री का क्लास नहीं हुआ है, लेकिन बायोलॉजी का क्लास मैं शुरू कर रहा हूँ। ध्यान देकर पढ़ेंगे। तो इसके पहले 3 लेसन तक बायोलॉजी समाप्त हो चुका था। अब मैं चौथे लेसन की शुरुआत कर रहा हूँ। अब चौथा लेसन रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चौथा लेसन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चौथा लेसन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य, जनन स्वास्थ्य है। जनन स्वास्थ्य 4 लेसन जनन स्वास्थ्य। तो इस 4 लेसन में जनन स्वास्थ्य जो है, जनन को कैसे स्वस्थ बनाया जा सकता है, ये इन सभी समस्याओं को पढ़ना है। तो सबसे पहली बात ये है कि किसी भी देश के जनसंख्या यदि वृद्धि हो जाए तो क्या हो सकता है, यानी किसी देश के जनसंख्या को अधिक होने से वहाँ क्या होगा, इन सभी बातों पर विचार किया जाए। तो क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि किसी देश की जनसंख्या अधिक होने पर क्या होगा। क्वेश्चन है कि किसी देश के जनसंख्या अधिक होने पर क्या हो सकता है। किसी देश की जनसंख्या अधिक होने पर क्या हो सकता है। तो किसी देश की जनसंख्या अधिक होने पर आप जानते हैं क्या हो सकता है। तो किसी देश के जनसंख्या अधिक होने पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ सकता है। किसी देश के जनसंख्या अधिक होने पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ सकता है। 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 पहला प्रभाव, प्रति व्यक्ति वहाँ का आय कम हो जाएगा, माने वहाँ के जो आय होगा, जो कमाने की जो क्षमता होगी, प्रति व्यक्ति कम हो जाएगा। पहला ये हो सकता है कि प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगा। और दूसरा जो है, खनिज पदार्थ, जमीन तथा काष्ठ जैसे प्राकृतिक संपदाओं की कमी हो जाएगी। और तीसरा, जनसाधारण के स्वास्थ्य बिगड़ने लगेगा। जनसाधारण के स्वास्थ्य क्या होगा, बिगड़ने लगेगा। तो किसी भी देश के जनसंख्या अधिक होने पर क्या हो सकता है, क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो सबसे पहले कि प्रति व्यक्ति आय वहाँ का कम हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगा। दूसरा, खनिज, जमीन तथा काष्ठ जैसे प्राकृतिक संपदाओं की कमी हो जाएगी। खनिज, जमीन तथा काष्ठ जैसे प्राकृतिक संपदाओं की कमी हो जाएगी। और तीसरा प्रभाव पड़ सकता है जनसाधारण के स्वास्थ्य
बिगड़ने लगेगा, स्वास्थ्य खराब होने लगेगा, खराब होने लगेगा। तो किसी भी देश के जनसंख्या अधिक होने पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो निम्नलिखित प्रभाव पड़ सकता है। प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगा, खनिज, जमीन तथा काष्ठ जैसे प्राकृतिक संपदाओं की कमी हो जाएगी, जनसाधारण के स्वास्थ्य खराब होने लगेगा। तो किसी भी देश के जनसंख्या अधिक होने पर यह प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा क्वेश्चन है बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल, संतति नियंत्रण। बर्थ कंट्रोल, व्हाट इज बर्थ कंट्रोल, संतति नियंत्रण। बर्थ कंट्रोल, संतति नियंत्रण। संतति नियंत्रण क्या है? संतति नियंत्रण क्या है? संतान के उत्पत्ति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? बर्थ कंट्रोल तो आप जानते हैं कि कृत्रिम विधियों द्वारा या यांत्रिक विधियों द्वारा संतति के उत्पत्ति के नियंत्रण को बर्थ कंट्रोल कहा जाता है। कृत्रिम विधियों द्वारा माने आर्टिफिशियल मेथड द्वारा जब हम संतान के उत्पत्ति को नियंत्रित करते हैं तो उसे बर्थ कंट्रोल कहा जाता है। क्या मैंने बताया? कृत्रिम विधियों द्वारा संतान के उत्पत्ति का नियंत्रण बर्थ कंट्रोल कहलाता है। क्या कृत्रिम विधियों द्वारा संतान के उत्पत्ति का नियंत्रण बर्थ कंट्रोल कहलाता है? तो संतति नियंत्रण क्या है? ये हो गया। अगला क्वेश्चन है कि संतति नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? संतति नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? संतानों के उत्पत्ति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? तो इन सभी बातों को बॉयज या गर्ल्स को क्लास में तीसरा चैप्टर में बहुत सारे बातों को बताया गया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, और उन्हीं सभी बातों को इसमें भी ख्याल रखा जाएगा, बताया जाएगा। तो उन सभी विधियों द्वारा संतान के उत्पत्ति को नियंत्रित किया जा सकता है। तो संतति नियंत्रण के निम्नलिखित विधि है। संतति नियंत्रण के निम्नलिखित विधि है। संतति नियंत्रण के निम्नलिखित विधि है। पहला, हार्मोनल प्रोसेस। संतति नियंत्रण के निम्नलिखित विधि है। पहला, हार्मोनल प्रोसेस। तो इस हार्मोनल प्रोसेस में हार्मोन से बनी हुई बहुत सारी गोलियां आती हैं। हार्मोन से बनी हुई विभिन्न प्रकार की क्या आती हैं? गोलियां आती हैं। और इन गोलियों का उपयोग किया जाता है। तो हार्मोन से बनी हुई गोलियां माला एन, माला डी होती है, और इन गोलियों को प्रति माह 21 दिन लिया जाता है। प्रति माह 21 दिन लिया जाता है। तो ये मासिक चक्र, जब मासिक चक्र प्रारंभ होते हैं तो मासिक चक्र के पहले 5 दिनों में, मासिक चक्र के पहले 5 दिनों में पहले दिन से ही
इन गोलियों को सेवन प्रारंभ किया जाता है और ऋतुस्राव के बाद पुनः इन गोलियों का उपयोग किया जाता है। लेकिन इन गोलियों का साइड इफ़ेक्ट थोड़ा अधिक होती है, इसलिए माला एन और माला डी गोलियों का उपयोग कम करना चाहिए। इन गोलियों को उपयोग करने से गर्भाशय में विकृति होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। लेकिन एक दूसरी गोली है सहेली, ये इसका दुष्प्रभाव कम है, इसका साइड इफ़ेक्ट कम है और ये उच्च गर्भ निरोधक गोली है और इनको सप्ताह में मात्र 1 दिन लिया जाता है। सप्ताह में मात्र 1 दिन लिया जाता है। और एक तीसरी गोली पर्ल नामक गर्भ निरोधक गोली है, जिनका उपयोग प्रतिदिन किया जाता है। तो मैंने संतति नियंत्रण के निम्नलिखित विधि में पहला विधि बताया हार्मोनल विधि, और इस हार्मोनल विधि में हार्मोन से बनी हुई गोलियां माला एन माला डी आती है, जिनका उपयोग प्रति माह में 21 दिन किया जाता है। मासिक चक्र के प्रथम 5 दिनों के प्रथम दिन से ही इसका उपयोग किया जाता है और अगले ऋतुस्राव चक्र के बाद इन गोलियों को फिर से प्रारंभ किया जाता है और इन गोलियों का सेवन तब तक किया जाता है जब तक कोई महिला गर्भ धारण करने से वंचित रहना चाहती है। उसी तरह से सहेली नामक दवा है। तो सहेली नामक दवा जो होती है, इसके दुष्प्रभाव कम हैं और ये उच्च गर्भ निरोधक गोली है। और पर्ल नामक गर्भ निरोधक गोली है, जिसका उपयोग प्रतिदिन किया जाता है। तो ये माला एन और माला डी जो गोली है, इसका थोड़ा साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है, इसलिए इन गोलियों का कम उपयोग करना चाहिए। तो पहला हार्मोनल प्रोसेस हो गया। दूसरा हो जाएगा नेचुरल मेथड प्राकृतिक विधि नेचुरल मेथड। तो इस नेचुरल मेथड में, इस प्राकृतिक विधि द्वारा भी संतान की उत्पत्ति को कम किया जा सकता है। और इस विधि में क्या होती है कि सहवास के समय, मैथुन क्रिया के समय शुक्राणु के स्खलन के पहले यदि कोई नर अपने पेनिस को मादा के योनि से बाहर निकाल लेता है, तो उस स्थिति में शुक्राणु मादा के गर्भाशय में नहीं जा पाता है और वह मादा गर्भ धारण करने से वंचित रह जाती है, यानी शुक्राणु और अंडाणु निषेचित नहीं कर पाता है और इस स्थिति में वह मादा जो है गर्भ धारण करने से वंचित रह जाती है। लेकिन यह विधि तो साधारण है, लेकिन इसमें संयम बरतने की ज़रूरत होती है और शुक्राणु स्खलन के समय मालूम होना चाहिए। तो यह विधि तो साधारण है, लेकिन इसमें अधिक संयम और सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, तभी जाकर ये विधि आप अपना सकते हैं। और इस प्राकृतिक विधि में स्तनपान अनावर्त विधि है। और इस विधि में जब स्त्री द्वारा बच्चे की उत्पत्ति होती है, प्रसव काल के बाद कोई भी स्त्री अपने शिशु को 4 से 6 माह तक अपने स्तनपान भरपूर कराती है, तो उस स्थिति में
वह गर्भ धारण करने से 4 से 6 माह तक वंचित रह सकती है। तो ये नेचुरल मेथड हुआ। तीसरा मेथड है मैकेनिकल। तीसरा मेथड है मैकेनिकल, यांत्रिक या बैरियर, अवरोध बैरियर प्रोसेस। इस विधि में, इस यांत्रिक या बैरियर प्रोसेस में पुरुष के लिए अवरोध कंडोम काम करता है। CONDOM कंडोम काम करता है। इस कंडोम को मैथुन क्रिया के समय यदि कोई नर अपने पेनिस पर चढ़ा लेता है और संभोग क्रिया करता है, तो उस स्थिति में उसका शुक्राणु मादा के योनि में नहीं जा पाता है, जिसके कारण वह मादा गर्भ धारण करने से वंचित रह सकती है। और स्त्रियों के लिए कंडोम का काम करता है, अवरोध का काम करता है लिम्पेस लूप, कॉपर टी, कॉपर 7। ये IUD अवरोधक है। इंटरनल यूरेटाइन IUD, इंटरनल यूरेटाइन है। इंटरनल यूरेटाइन गर्भ, ये जो है इंटरनल यूरेटाइन डिवाइस है, यानी इंट्रा यूरेटाइन डिवाइस है। और इन डिवाइस को यदि कोई स्त्री सेवन करना चाहती है, तो वह स्त्री किसी जानकार नर्स के द्वारा योनि मार्ग होते हुए गर्भाशय में एडजस्ट कराती है। तो उस स्थिति में उसके गर्भाशय में शुक्राणु नहीं जा सकता है और वह स्त्री संतान उत्पत्ति से वंचित रह सकती है। तो मैंने संतति नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, इसकी आज 3 विधि बताई। पहला हार्मोनल प्रोसेस, दूसरा नेचुरल मेथड और तीसरा मैकेनिकल यांत्रिक या अवरोध विधि। तो इन सारे चीज़ों का, क्योंकि आज जो है क्लास में नहीं मैं जा सका, यहीं घर पर हूँ, तो उतनी बातों को लिखना इम्पॉसिबल है, इसलिए इसका नोट्स मैं आप लोगों को बनाकर भेज देता हूँ और आप लोग लिख लेंगे। और बाकी विधि इसमें कल बताया जाएगा। और यदि केमिस्ट्री का टाइम मिलता है तो केमिस्ट्री भी आपके पास जा सकता है। तब तक बायोलॉजी का नोट्स हम भेज रहे हैं और इन मेरे लेक्चर को आप समझ गए होंगे। और बाकी जो है अगले दिन बायोलॉजी होगा, इसमें और सारी विधियां हैं। आज 3 विधियों को मैंने बताया। थैंक यू सो मच। कॉल इट अ डे।